हेलो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास थी। कई बार शुरुआत में चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो एरर हो जाता है। तो मेरी जो प्रारंभिक क्लास में जो मुझे लगा, एक तो थोड़ा सा सामने लाइट नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा जो चेहरा है वो ब्लैक टाइप मतलब साया पड़ रही इस टाइप था। और एक इसकी भी व्यवस्था करेंगे एक दो दिन में। और एक थी जो आवाज़ की प्रॉब्लम, थोड़ी आवाज़ धीमे आ रही थी। या तो ये जो ब्लूटूथ था, जो सॉरी माइक था, ये डिस्कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ डिस्चार्ज की वजह से। या फिर या मैं फिर ऐसा लग रहा मुझे कि मैं धीमे बोल रहा हूँ। तो हो सकता है इसमें आज एक सुधार करेंगे। तो ठीक है, स्टार्टिंग है फिर जो, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ और टेक्निकल जो पार्ट है वो भी मैं ही देख रहा हूँ। ठीक है, तो कई बार एरर रह जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। हमने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्ट किया था, और उसमें हमने जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत थे कि पहले अपन आंतरिक संरचना पढ़ने से पहले ये देख लें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई। तो अपन को स्टार्टिंग से क्या हो जाएगा, ये जीरो से शुरू हो जाएगा और फिर अपन इसको कंटिन्यू करेंगे हाई तक ले जाने का, सारी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने जो अद्वैतवादी सिद्धांत थे, जो स्टार्टिंग में जो हमने सबसे पहले बफन का देखा था, उसके बाद जो इमोनल कांट का था, उन्होंने की परिकल्पना थी, या फिर लाप्लास की थी, या फिर एक उल्का पिंड वाली परिकल्पना थी, ये देखी थी। उसके बाद आज अपन देखेंगे अद्वैतवादी कौन से रहे थे, जो सॉरी द्वैत तारक द्वैतवादी कौन से थे, जो दो तारों के समूह से मानता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन हेडिंग लिख देते हैं द्वैतवादी। ठीक है, द्वैतवादी सिद्धांत कौन कौन से जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने द्वैतवादी माना है। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले अपन अगर नाम आएगा तो वो आ जाएगा चैम्बरलिन और मार्टन की ग्राउंड परिकल्पना। ठीक है, चैम्बरलिन एंड मार्टन की ग्राउंड परिकल्पना। ठीक है, चैम्बरलिन और मार्टन की ग्राउंड परिकल्पना। दूसरी आ जाएगी जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज की ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। रसेल की द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, और उसके बाद इसमें चौथी आ जाएगी ऑयल वीटी लटन की परिकल्पना। ठीक है, पांचवी आ जाएगी ओटोसिंड की अंतरतारक परिकल्पना। अंतरतारक परिकल्पना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें आपको याद रखना, जैसे द्वैतवादी कौन से थे, तो चैम्बरलिन, मार्टन, जेम्स जीन्स, रसेल, ऑयल और लिट्टी लिटन और ओटोसिंड। कई बार इसमें जो मैंने पहले भी बताया था कि कौन से द्वैतवादी है और द्वैतवादी है, ये इसमें सबसे इजी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड परिकल्पना पे कौन से दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, व्यक्ति थे, या फिर उसमें ज्वारीय परिकल्पना पे कौन से थे, ये आपको यहाँ तक याद रखना है। ठीक है, अपन अब इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जेम्स जीन्स सॉरी जेफरी चैम्बरलिन और मार्टन की ग्राउंड परिकल्पना। ठीक है, ठीक है, देखिए तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे चैम्बरलिन और जेम्स जीन्स का क्या मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति है या कैसे हुई थी। तो ये जो परिकल्पना है, ये एक तो अद्वैतवादी के विपरीत है, न्यायिक परिकल्पना के विपरीत है, एक तारे के विपरीत है, दो तारक परिकल्पना। तो चैम्बरलिन और मार्टन का क्या मानना था कि ब्रह्मांड में कोई दो तारे थे, जिनमें एक सूर्य था
और एक जो उसका विशालकाय साथी तारा था, ठीक है। तो उससे क्या हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पृथ्वी की रचना हुई। इन्होंने पृथ्वी की, चैम्बरलिन और मार्कोनी न की पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने पृथ्वी की बनावट के बारे में भी बताया था। पृथ्वी की बनावट का मतलब जो उपग्रह थे, उपग्रह कैसे बने, इनके बनावट के बारे में बताया था। दूसरा था महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति या रचना से संबंधित, यहाँ वायुमंडल की उत्पत्ति से संबंधित भी इन्होंने दिया था। तो इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, तो वो बनेगा कि पृथ्वी के साथ साथ जो कौन से थे, जो भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायुमंडल के बारे में भी बताया, या महासागर महाद्वीप की उत्पत्ति के भी बारे में बताया था। अद्वैतवादी कौन से थे, तो आपको चैम्बरलिन और मार्टन को याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इसमें क्या था, इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार ब्रह्मांड में दो दो तारे थे, ठीक है, दो तारे थे, जिसमें से एक सूर्य तथा एक विशालकाय साथी तारा था, ठीक है। क्या था, साथी तारा था, ठीक है। इसमें सूर्य क्या था, सूर्य क्या था, सूर्य गर्म नहीं था, ठीक है, गर्म नहीं था मतलब शीतल था, शीतल या ठंडा था, ठीक है। और एक जगह भ्रमण कर रहा था, स्थिर कर रहा था, अपनी जगह पर स्थिर था, और अपनी ही जगह पर घूर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था, अपनी ही जगह पर क्या कर रहा था, घूर्णन था, और ठोस था। क्या था, ये कैसी थी, ये जो प्रारंभ में सूर्य की स्थिति, प्रारंभ में जब इसकी जो ग्रह पास में नहीं आया तब थी स्थिति, ठीक है। क्या था, स्थिर था, घूर्णन नहीं कर रहा था, ठीक है, स्थिर था। एक तो जैसे अपनी जगह पर घूर्णन कर रहा है, और एक होता है जो परिक्रमण होता है, जो चारों ओर क्या कर रहा है, उसके और चक्कर लगा था। सूर्य क्या था, सूर्य अपनी ही जगह पर रोटेट था, न कि वो गति कर रहा था, ठीक है। तो स्थिर था, गति नहीं कर रहा था, और घूर्णन अपनी जगह पर कर रहा था, ठोस कर रहा था, ठीक है। विशालकाय तारा, विशालकाय तारा सूर्य के नजदीक आया या नजदीक से गुजरा, नजदीक से गुजरा, जिससे विशालकाय तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य से अनेक असंख्य पदार्थ अलग हो गए, असंख्य पदार्थ अलग हो गए, ठीक है। अनेक असंख्य पदार्थ क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो सूर्य उसके पास आया तो उसके आकर्षण, जो विशालकाय तारा था ये बहुत ही सूर्य से बड़ा था, तो इसके आकर्षण की वजह से क्या हो गया, इसमें जो पदार्थ थे वो अलग हो गए, ठीक है। फिर असंख्य पदार्थ पदार्थ घनीभूत होकर, ठीक है, ग्रह उपग्रह का निर्माण होता है। इन्हीं पदार्थों से जो असंख्य पदार्थ अलग हो गए, तो इन्हीं से क्या हुआ था, ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया था। ये किसकी थी, ये चैम्बरलिन और मार्कोनी की परिकल्पना थी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और चैम्बरलिन ने पृथ्वी की बनावट, ठीक है, वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागर, महाद्वीप
उत्पत्ति के बारे में मैं बताया था। ठीक है, तो ये किसका था? ये थे चैम्बरलेन के ग्राउंड परिकल्पना। ठीक है, तो महाद्वीपों की पृथ्वी की बनावट है या महाद्वीप की उत्पत्ति या उसकी रचना के बारे में भी अपन को कौन जानकारी देता है? चैम्बरलेन या मार्डम की ग्राउंड परिकल्पना। तो ये याद तक उम्मीद करता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बनेगा कि सूर्य की स्थिति क्या थी उससे पहले। ठीक है, ये बढ़ेगा। और इसमें क्वेश्चन है दो तारों की उत्पत्ति या द्वैतवादी ये परिकल्पना करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन जेम्स जीन्स और जैवलिन की परिकल्पना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद है अपनी जो दूसरी परिकल्पना जेम्स जीन्स और जैवलिन की परिकल्पना। अपन कौन सी देखेंगे? जेम्स जीन्स और जैवलिन की परिकल्पना देखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये परिकल्पना 1919 में दी थी। उसके बाद जैवलिन इसमें कुछ संशोधन किया था। तो इन्होंने किन तथ्यों पर आधारित थी? तो उन्होंने भी सौरमंडल में क्या था, एक सूर्य विशाल सूर्य था, उसका दूसरा साथी कौन सा था? विशालकाय तारा था। ठीक है, और इसके बाद इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो सूर्य था, सूर्य भी स्थिर था, अपनी जगह घूर्णन कर रहा था। विशालकाय तारा उसके पास आया और उससे क्या होगी, जो एक फिलामेंट है यहाँ, जो उसमें एक फिलामेंट शब्द दिया, तो अलग हुआ पदार्थ, उसका नाम क्या दिया था? फिलामेंट दिया था। विशालकाय तारा क्या था? सूर्य से बहुत ही आकार में और आयतन में बड़ा था। उसके आकर्षण या ज्वारीय शक्ति से, जैसे आप अगर जो चंद्रमा है, जब सूर्य पृथ्वी के नजदीक आ जाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की वजह से क्या होता है, या उसके आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार आता है, मतलब पानी में क्या होता है? उबार आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी क्या हो गए थे, जो उबार आ गया था किसमें? सूर्य के अंदर। तो सूर्य से वो टूट करके क्या हो गया, पदार्थ अलग हो गया, फिर वो घनीभूत होकर के क्या हो गए थे? ग्रह, और उपग्रह का निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो, जैसे कि ये सूर्य है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक डायग्राम बना के दे देता हूँ। ये क्या है? ये क्या है? सूर्य है। और ये ऑर्बिट में, ये जिसका किसका सही विशाल का तारे का ऑर्बिट, किसका? विशाल का तारे का ऑर्बिट है। ठीक है, ये विशाल का, ये किसका कक्ष है? ये कक्ष है, कक्ष, यहाँ इसको अपन ऑर्बिट नाम दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्या विशाल का तारा, विशाल का साथी तारा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे ये सूर्य की जैसे जैसे ऑर्बिट गति कर रहा था, इसमें क्या था? दीर्घ वृत्ताकार गति रही होगी, और ये क्या होगा? नजदीक आ गया। ये क्या है? नजदीक आ गया, तो ये इस प्रकार का पदार्थ इसमें क्या हो गया? धीरे धीरे उबार आ गया, फिर इसमें इस प्रकार उबार आ गया, फिर इसमें क्या हो गया? इस प्रकार उबार आ जाते, एक पदार्थ टूट करके अलग हो गया। क्या हो गया? ये टूट करके अलग हो गया, इसका नाम दे दिया फिलामेंट। क्या नाम दे दिया? फिलामेंट नाम दे दिया। तो किस परिकल्पना में या जो टूट कर हुए अलग पदार्थ को नाम फिलामेंट दे दिया, तो वो क्या था? जेम्स जीन्स और जैवलिन की ज्वारीय परिकल्पना में ये नाम दिया गया। कौन सी परिकल्पना है जो ज्वारीय परिकल्पना की बात कर रहा था? जेम्स जीन्स और जैवलिन था। विशाल का तारा था, अपने कक्ष में क्या था? ऑर्बिट में ये गति कर रहा था। ये धीरे धीरे पास में आया, तो सूर्य में क्या हुआ? उबार हुआ, उबार होने से क्या हो गया? इसमें फिर ये टूट करके क्या हो गया? पदार्थ अलग हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार, इसके अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य तथा एक अन्य
विशालकाय साथी तारा था। ठीक है, इसके अनुसार क्या था, ब्रह्मांड में एक जो सूर्य था और उसका एक क्या था, विशालकाय तारा था। ठीक है, ठीक है, विशालकाय तारा, विशालकाय तारा अपने ही कक्ष में गति करता हुआ सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था। क्या कर रहा था, ये भी जो सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था। ठीक है, विशालकाय तारे तारे की आकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ जिससे टूटकर एक पदार्थ अलग हो गया। ठीक है, एक पदार्थ टूटकर अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया, जिसे फिलामेंट नाम दिया गया। ठीक है, अब जैसे इसमें कई क्वेश्चन छोड़ करके चले गए थे। ठीक है, कि भाई ये पदार्थ जब जैसे ये इसके पास से गुजर रहा था तो ये दूर, जब ये दूर गया होगा तो ये पदार्थ का फिलामेंट वापस सूर्य के पास क्यों नहीं आया, परंतु जब ये दूर गया तो ये मतलब सूर्य की रेंज से बाहर हो गया। सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी, सूर्य को और तो चक्कर लगा था, परंतु सूर्य उसमें जो खिंचा हुआ वो खत्म हो गया था, आकर्षण शक्ति नहीं लगा था, जिससे ये क्या हुआ, फिलामेंट वापस नहीं आ पाया। और जैसे इसकी आकृति कैसे होगी थी, जैसे मान लो ये क्या था, ये था सन था, और इसमें जो आकर्षण शक्ति थी इसमें इस प्रकार उभा रहा है। ठीक है, इस प्रकार का क्या हो गया, इसमें से उबार आने का वजह क्या था, एक तरफ तो ये स्टार था, एक तरफ तो क्या रहा था, ये स्टार की ज्वारी शक्ति थी, और दूसरी तरफ क्या थी, ये सूर्य की जो आकर्षण शक्ति थी। तो इसमें क्या हो गया, बीच में से तो ये उबार रह गया, बीच में से तो क्या ये भाग मोटा रह गया, और किनारों से क्या हो गया, पतला हो गया। तो इसमें से क्या हो गया, जैसे इसमें देखोगे तो ये फिर बृहस्पति ग्रह के टाइप ग्रह के बीच में से जो बृहस्पति ग्रह है, या जो प्रारंभिक जो सूर्य के नजदीक है, वो क्या है, ग्रह छोटे है। तो इस प्रकार इस पे जो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित भी ये जानकारी देता है, जो ग्रह और उत्पत्ति जो सामंजस्य वर्तमान में जो उसकी स्थिति कैसी है वो उसमें परिपूर्ण बैठती है। तो इसमें कई बार आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि ऐसी कौन सी परिकल्पना है जो ग्रहों की और उपग्रहों की उत्पत्ति में जो वर्तमान में सामंजस्य बैठाती है। ये है जो जेम्स जॉर्जिन्स की जो जेफरीज की द्वारा परिकल्पना, ये लगभग मॉडर्न थ्योरी के आसपास ही है। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी के आसपास ही माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो ग्रहों की उत्पत्ति है, ग्रहों के क्रम के बारे में, या उपग्रह है उपग्रहों की उत्पत्ति के बारे में भी बताया। तो अब जैसे इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम में समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार। अब इसमें क्या हुआ, जो ये फिलामेंट था, तो फिलामेंट क्या हुआ, जैसे जैसे दूर हो गया तो ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, ठंडा होना सिकुड़ने से उसमें क्या हो गया, टूट गया, टूटने से क्या हो गया, ग्रह और उपग्रह के निर्माण हो गए। ठीक है, प्रारंभ में फिलामेंट गर्म था, परंतु धीरे धीरे ठंडा होगा, क्या होगा, ठंडा होगा, और संकुचन की वजह से ग्रह व उपग्रह का निर्माण हुआ। ठीक है, ये किसका मानना था, ये मानना था अपने जेम्स जेफरीज की परिकल्पना में मानना था। इसमें ये तो किसी ये पड़ेगा कि ज्वारीय परिकल्पना किसकी है, जेम्स और जीन्स की परिकल्पना। दूसरा है
कौन सा जो फिलामेंट की बात करता है या कौन सा सिद्धांत है, तो वो कौन सा बात करता है अपना जेम्स और जेम्स है जो फिलामेंट और कोई पदार्थ का नाम क्या देता है उसमें फिलामेंट नाम देता है। ये जब अलग गया तो इसकी आकृति मैंने आपको बता दी कि किनारों से क्या हो गया था, पतला हो गया था, बीच में से इसमें क्या हो गया वो बाहर आ गया था। ठीक है, और इसमें जो ऑर्डर था ग्रहों के जो क्रम के बारे में भी बताया था और ग्रहों के आकार के बारे में, उपग्रहों के निर्माण में भी जो पदार्थ टूट करके अलग हो गए थे और उससे क्या हो गया ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया था। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये आपको समझ में आएगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप इसमें साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। यदि आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जो उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रहा हूँ, यदि वो आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपको हाँ मेरे हैंड नोट्स है जो कोचिंग के और बुक्स में से जो कंपाइल करके लिखे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम जो परिकल्पना है वो रसेल की देखेंगे, किसकी देखेंगे, रसेल की परिकल्पना है, उसके बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, तो रसेल की द्वितारक परिकल्पना। ठीक है, तीसरी कौन सी है, रसेल की द्वितारक। इनका क्या मानना था, इनका मानना था कि ब्रह्मांड में एक तो तारा था जो सितारा था, सूर्य था, इसके अलावा इसके अन्य दो तारे थे। क्या थे, अन्य दो तारे थे। तो उन इन तीनों के मिलने से क्या हो गया, ब्रह्मांड या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इसका मानना था। तो इसके अनुसार इसके अनुसार ब्रह्मांड में एक सूर्य था, दो अन्य साथी तारे थे, उनमें से एक विशालकाय तारा था। ठीक है, इनका क्या मानना था कि ब्रह्मांड में एक तो सूर्य था, सूर्य के अलावा अन्य दो तारे थे। उससे क्या हुई अपन के जो उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह या उपग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जाना गया था। तो इसका अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये मान लीजिए क्या था, सन था, ये क्या मान लिया है, सूर्य मान लिया है, और ये कौन सा है, दूसरा कोई भी स्टार है, मान लो ये भी अपनी सतह तारा और ये भी इसका साथी तारा ये। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य। जैसे अब इसको ब्रह्मांड में देखो, इसका आकार भी सूर्य का बहुत बड़ा था, उसके बाद ये इसका विशाल तारा था और उसके बाद इसके बीच में दूरी थी, इसके और इसके इन दोनों स्टार के बीच की जो दूरी थी वो कम से कम 48 से 67 लाख किलोमीटर मानी गई है, लाख किलोमीटर मानी थी। तो ठीक है, तो इसका जो ज्वारीय शक्ति का प्रभाव ये विशाल काय तारा, तो ये सूर्य पर तो नहीं पड़ता क्योंकि ये सूर्य से कई गुना दूरी पर था। अगर इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है तो ये बीच में आ जाता है, तो इसके बीच में दूरी और भी ज़्यादा थी। तो ये सूर्य तो अपनी जगह ही था, सूर्य पर इसके ज्वारीय प्रभाव या आकर्षण शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा, इसका प्रभाव किस पर पड़ा, इसके साथी तारे पर। तो साथी तारे से क्या हो गया, टूट करके पदार्थ अलग हो गई, उसकी टूटने से जो ग्रह और उपग्रह का निर्माण हो गया। ठीक है, तो साथी तारा, साथी तारे व विशाल काय तारे के मध्य मध्य 48 से 67 लाख किलोमीटर दूरी थी। ठीक है, विशाल काय तारे की आकर्षण शक्ति का प्रभाव, आकर्षण शक्ति का प्रभाव किस पर नहीं पड़ा था, सूर्य पर, सूर्य पर नहीं पड़ा था, नहीं पड़ा था क्योंकि दूरी अत्यधिक थी, किसकी, विशाल काय तारा और सूर्य के बीच की दूरी अधिक थी, परंतु विशाल काय तारा व साथी तारे
साथी तारे के बीच इस आकर्षण शक्ति से साथी तारे से टूटकर पदार्थ अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गया। ठीक है, जिससे ग्रह व उपग्रह का निर्माण होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, ग्रह व उपग्रह का निर्माण होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपको यहाँ तक ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर लेना। और ये था जो रशिया की थी, इसमें जो एक तो होयल और लिटिलेटन की और ओटो सिंड की, उसके बाद अपन की जो मॉडर्न थ्योरी है, जो बिग बैंग की थ्योरी है वो रही है। ठीक, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को जो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये पहले ये टॉपिक जरूरी था, क्योंकि आपको पृथ्वी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानना जरूरी था। ठीक है, तो इसको यहाँ तक आपका रिवाइज करना। ये थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड रह जाता है कि इसमें जो टर्मोलॉजी है थोड़ी थोड़ी भी चेंज है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में इनमें जो चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी चीज चेंज है, थोड़ा भिन्न होने से आपको क्या होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, उसकी वजह से अपने आज इतना ही पड़ा। उसके बाद अपन जो भी जो तीन थ्योरी है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर अपन उसमें आ जाएंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आज यहाँ तक हमने देख दिया। इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद। यदि आपको क्लास पसंद आती है या वीडियो अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।